सो ठोस अवस्था है भाई सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में इसका पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हमने शुरू से पढ़ रखा है कि आकार तथा आयतन जो है निश्चित होंगे इनके। निश्चित का मतलब है शेप भी एक जैसी रहेगी और आयतन भी एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, बदलने का नहीं। जैसे सपोज दैट ये कोई ब्लॉक है सॉलिड का, और इस ब्लॉक की शेप इस तरीके से होगी कि इसमें जो एटम्स होंगे ना, परमाणु जो होंगे सॉलिड के अंदर की खास बात ये होती है कि देखो अभी मैं तुम्हें इससे समझाता हूँ। तो ये एक सॉलिड ब्लॉक है। कैसा है भाई? सॉलिड ब्लॉक है, ठोस है, यानी कि ठोस ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब कुछ भी चीज। अब इसके अंदर ये जो है ये इसके परमाणु है। क्या है भाई? इसके परमाणु है जो अंदर है। अब इन परमाणुओं के बीच में जो जगह बची है ना, इसे बोलते हैं अंतरकाशीय स्थान। क्या बोलते हैं इसको? अंतरकाशीय स्थान बोलते हैं इनको। तो ये अंतरकाशीय स्थान जो है ना, इसमें ये बहुत ही कम या फिर कह सकते हैं नगण्य होता है सॉलिड के अंदर। क्या होता है? नगण्य। यानी कि नगण्य का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है ना, बहुत कम होता है। और जितना ही अंतरकाशीय स्थान बढ़ता चला जाएगा, इससे सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है द्रव में, और द्रव से बहुत ज्यादा होता है गैस में, ठीक है। तो सारा खेल इसका अंतरकाशीय स्थान का। जिसमें नगण्य ना के बराबर अंतरकाशीय स्थान होता है वो बेसिकली क्या होते हैं? सॉलिड या ठोस होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें, फिर से बताओ, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है? हाँ, अंतरकाशीय स्थान बहुत ही कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड या ठोस कहते हैं, ठीक है ना। और बचपन में तो हम ये पढ़ते आ रहे थे जिनका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसका आकार नहीं बदलने का, 1 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, घिसने का तो नहीं हो। और आयतन का मतलब इसका वजन है, तो इसका वजन भी क्या नहीं होने का? घटने का नहीं, ठीक है ना। तो वजन भी सेम रहेगा और साथ साथ में इसका आकार भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए कहा इसने आकार तथा आयतन दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये ठोस है। ये तो बहुत बेसिक फॉर्मेट है जो आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अभी आप कौन सी कक्षा में आ गए? 12वीं में। तो 12वीं के लेवल पे बताया गया कि नहीं भाई, ठोस वो नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठोस के बारे में कुछ और सिस्टम बताया गया है। जहांगीर नहीं आया भाई, आ जाए जहांगीर, बादशाह जहांगीर अलीमुद्दीन खान आज भी छुट्टी पे है। तो फिलहाल तुम इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो, क्योंकि साधारण सी चीज है, कोई पूछेगा तो बता दियो। वैसे याद करने की बात नहीं है यहाँ पे। ठोस अब मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है। ठोस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल वाले कि एक क्रिस्टल वाले। वो मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ कि किस क्रिस्टल कैसे होते हैं, क्रिस्टल कैसे होते हैं। फिलहाल तो बस ये बनाओ फटाफट कि सॉलिड क्या है? जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। एक डायग्राम बना दो फटाफट ये वाला। अंतर आणविक बल, वो भी रुक जाइए, वो यहाँ आ जाएगा। यो थी सिर्फ वो जो 10वीं के लेवल पे है, अभी 12वीं में आने लग रहे हैं, धीरे धीरे कूद रहे हैं बस। अगला स्टेप सीधा वही है। अंतर आणविक बल भी बताएंगे। हो गया। अब हेडिंग डाल दो ठोस के प्रकार। तो ये ठोस तो सबको पता ही है भाई, ये वाला सिस्टम तो पता है ही। आकार तथा आयतन क्या होते हैं इनके? निश्चित होते हैं। चलो इतनी बात पता है तो बहुत बढ़िया। ठोस के प्रकार, हाँ जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। हाँ, एक होते हैं, नंबर 1 होते हैं क्रिस्टलीय, और दूसरे होते हैं एक क्रिस्टलीय।
मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले मैं बिना डिटेल के जाना चाहूँगा। बिना डिटेल का मतलब तुम्हें आम भाषा में समझाना चाहूँगा, और फिर हम थोड़ा गहराई से भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बिना गहराई के जान लेते हैं, ठीक है। इसे क्रिस्टलाइन कहते हैं और इसे एमोर्फस कहते हैं। अब समझने की बात यह है, इन्हें क्रिस्टलाइन उसे एमोर्फस, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब तुम्हें समझना क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्रिस्टलीय ठोस क्या है और एक क्रिस्टलीय ठोस क्या है। बिल्कुल आम भाषा में इसका अगर मैं जवाब दूं तो ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज दैट जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिजिड है, कठोर है बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि अब दीवार ले लो, बहुत ज़्यादा ठोस है, तो ये क्रिस्टल सॉलिड है। ये मार्कर भी है, बहुत ज़्यादा ठोस है, रिजिड है, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टल सॉलिड है। एक क्रिस्टल सॉलिड कुछ इस तरह प्रकार के सॉलिड होते हैं जो दिखने में तो सॉलिड ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है। जैसे मोम दिखने में कैसा है, ठोस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर तो नहीं है। अगर तुम तोड़ना चाहोगे मोम को, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। एग्जाम्पल मोमबत्ती को ले लो, अगर आप तोड़ना चाहोगे आराम से टूट जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक क्रिस्टलीय ठोस है। और कुछ इस प्रकार प्रमाणिकता बताई गई है इनकी। अगर आप देखो क्रिस्टलीय ठोस में दोनों ही, अच्छा हर कोई भी चीज बनी हुई किससे होगी, परमाणु से बनी होगी। परमाणु सबसे छोटी अविभाज्य इकाई होती है जिससे कोई चीज बनती है। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का आकार पुनरावर्ती होता है। पुनरावर्ती का मतलब एक परमाणु, उसके बाद में फिर वैसा ही दूसरा परमाणु, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। तो इसमें ऐसे क्रिस्टल होते हैं, ये मिलके नहीं बनना भाई, बन गया। ऐसे क्रिस्टल होते हैं क्रिस्टलीय ठोस जिनमें परमाणु की जो है ना पुनरावर्ती होती है। पुनरावर्ती का मतलब एक परमाणु है, आगे तक के जहां तक भी होगा ना एक जैसे ही होंगे, सारे क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, और एक ही क्रम में लगे होंगे। एक ही किस में लगे होंगे, क्रम में लगे होंगे। जो इस तरह का क्रम होता है इसे बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं, 2D। और अगर ये बहुत सारे लग जाए यानी कि 3D क्रम कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जैसे कि ये भी ये ऐसे परमाणु लग गए, और फिर इसके नीचे भी लग गए परमाणु ऐसे। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, 3D हो जाएगा। फिर इनमें भी बहुत डिटेलिंग आ जाए, इनमें कुछ ऐसे पूछ लेता है, और जैसे कि मैं पूछूं यहाँ पर तुम्हारे से, ए वाला एक बीच का कोई सा भी परमाणु ले लो, इसके नजदीक कौन से दो परमाणु हैं जो इससे टच हो रहे, एक इधर का है, एक इधर का है, इन्हें बोलते समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितनी है इसकी, इस परमाणु की समन्वय संख्या 2 है। कितनी है भाई, 2 है। और इसके लिए अगर यहां से मैं इसकी देखूं भाई, कोई सा भी ले लेंगे, सारे मिले हुए हैं इस तरीके से। अगर यहां से ले लो, जैसे ये वाला ले लो बीच वाला, ठीक है, तो इसके कितने हैं भाई एडजेसेंट परमाणु, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर मैं यहाँ समन्वय संख्या पूछूं आपसे कितनी है इसकी, 4 है। तो अगर 1 रो वाला है, एक लाइन वाला है, तो समन्वय संख्या कितनी है, हाँ इंग्लिश में बोल देते हैं CN। क्या बोल देते हैं, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और यहाँ पर CN कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना है, 4। तो 2D में कितना आता है भाई CN नंबर, और 3D में कितना आता है, 4। कौन से ठोस में आता है, क्रिस्टलीय ठोस में आता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मैंने बताया इसके कुछ गुण, जैसे कि पहला, इसमें परमाणुओं की पुनरावृत्ति होती है। परमाणुओं की क्या होती है भाई, परमाणुओं की, हाँ पुनरावर्ती का वर्ड ये हो गया। जैसे तुमने देखा होगा एक लाइन लगी होती है, तो लाइन में क्या होता है, छात्र उसके आगे, छात्र उसके आगे, छात्र उसके आगे, छात्र ऐसे खड़े रहे नहीं लाइन में स्कूल के अंदर। पुनरावृत्ति होगी कि भाई स्टूडेंट ऐसा खड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक आ रहा है। तो पुनरावृत्ति है, एक ही क्रम में, ऐसा तो नहीं कोई इधर को खड़ा, कोई इधर को खड़ा, कोई इधर को खड़ा, कोई इधर को खड़ा, ऐसा नहीं। पुनरावृत्ति एक ही क्रम में है, ठीक है। उसके अलावा जो है, इससे बोलते हैं इनमें परमाणुओं का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि परमाणु लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। हाँ परमाणु लॉन्ग, कोई बात नहीं, रेंज ऑर्डर होता है। मैं यहां समझा दूंगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है ऐसे लंबे बिल्कुल परमाणु जो है ना, बहुत दूर तक एक ही क्रम में लगे हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये, ठीक है ना, हाँ बहुत दूर तक कैसे उसमें क्रम में लगे रहेंगे, एक ही क्रम में लगे रहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। सो क्या कहते हैं भाई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबे क्रम में, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रेंज मतलब एरिया, तो एक बहुत ज्यादा एरिया में एक ही जैसे
क्रम में लगे होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक क्रिस्टली की बात करें, ये मैं तुम्हें बस यहाँ पर ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब डेफिनेशन वगैरह का बताऊंगा तो अलग बताऊंगा, ठीक है, वो बिल्कुल और सिंपल कर देंगे। तो यहाँ पर जो परमाणु होंगे उनका क्रम कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे कि 1 2 3, 3 परमाणु तो लगे क्रम में, और फिर चौथा परमाणु हट गया क्रम से, देखो हट गए, फिर अगले 3 भी हट गए, फिर अगले 3 भी हट गए, फिर अगले 3 भी हट गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर तो है लेकिन शॉर्ट है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। परमाणुओं के रेंज का ऑर्डर जो है ना वो छोटा है, ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जुड़ गए परमाणु, यहाँ से यहाँ तक एक क्रम में आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्रम में आ गया, यहाँ से यहाँ तक एक क्रम में आ गया, यहाँ से, तो इनके बिंके लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं भाई, इनके बिंके लग रहे हैं, तो इनका बिंका क्रम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे है भाई, एक क्रिस्टल है, इसीलिए क्योंकि ये तो सीधे क्रम में, तो इन्हें तोड़ना क्या था, मुश्किल। अच्छा, इन्हें तोड़ना आसान है, क्रिस्टली को मुश्किल है, बताया तो था। लोहे की वो खड़ी रोड देखो, उसके अंदर तोड़ के दिखा दो उसे, प्योर क्रिस्टल, ये ठोस है, नहीं टूटने की, ठीक है, सीधी सी बात है। एक क्रिस्टल ठोस इसलिए टूट जाता है। बचपन में वो कहानी नहीं सुनी थी क्या, कि बुढ़ा हो अपने बच्चों को बुलावे, सबको एक एक लकड़ी दे, कहना तोड़ो, तो वे सारे फटाफट एक एक तोड़ दे, फिर वे चारों लकड़ियां उठा के दे, उन्हें चारों को मिला दे, कहना अब तोड़ के दिखाओ, किसी पे नहीं टूटती। तो मतलब जब परमाणु एक साथ मिले हुए होंगे, मिल जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, और जब अलग अलग होंगे तो मजबूत नहीं होंगे। सीधी सी बात है। यहाँ क्या हो रहा है, इनका ऑर्डर अलग अलग हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मजबूत नहीं है। यहाँ एक जैसा है तो सिस्टम क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, और पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, शॉर्ट ऑर्डर वाला। दूसरा, इनमें जो है ना परमाणुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, और मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बेसिकली मैं समझा ही रहा हूँ। फिलहाल तो तुम हेडिंग डाल दो सारे के सारे, क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 1 हेडिंग डाल दे, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डाल दो हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस, इसमें लिखो। हाँ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, कोई ना नोट करे, जब मैं कहूंगा तब नोट करना। ठोस के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पहले हेडिंग डाल दो नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, पहले डेफिनेशन तो लिखवा दूं। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे, लिखो क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं का आकार दीर्घ प्रास क्रम में, दीर्घ प्रास क्रम या इंग्लिश में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ प्रास क्रम। और अगर तुम्हें ये बढ़िया लग रहा है लिखा हुआ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो ये लिख लो दीर्घ प्रास क्रम, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घ प्रास क्रम या इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में लगे होते हैं, में लगे होते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस, हाँ, शार्प होते हैं, शार्प, शार्प होते हैं, शार्प, या चाकू शार्प, हाँ शार्प होते हैं। वो कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें, क्रिस्टलीय ठोस शार्प कैसे होते हैं समझाऊंगा। अगर तुम क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे ना, 2 भाग में काटोगे, तो उनका सरफेस कुछ ऐसा कटेगा, ठीक है ना, ऐसे कटेंगे में, जैसा ये है, मानने की बात है क्रिस्टलीय ठोस है एक, और तुमने इसे चाकू से काटा, तो कटने के बाद में जो इनकी सतह होगी ना, ये इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा इसका, और इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, 2 भाग में कट गए। तो तुम जो इनकी सतह होगी ना, वो ऐसी होगी जैसी है, प्लेन, बिल्कुल चिकनी, जिसे सपाट कह देते हैं ना, सपाट सतह में कटेगा। और ऑन द अदर एंड अगर तुम क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे किसी शार्प से ऑब्जेक्ट से, तो ये खुरदरे होंगे, ठीक है ना। ये कैसे होंगे, खुरदरे। जैसे चौक लेना अपने स्कूल में, आज अगर स्कूल में तो होती होगी चौक, चौक को तोड़ना, तोड़ने के बाद में देखना जो उसका सरफेस होगा ना, जहां से भी 2 भाग में, वो खुरदरा मिलेगा तुम्हें, मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है ये, हाँ, चाकू से काटने में होगी या तोड़ने के बाद भी सही होगी। यार क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ा तो जा ही नहीं सकता, देख मैं तुझे बता दूं सीधी सी बात, क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ा नहीं जा सकता, काटा ही जा सके। कोई ऐसा भी आदमी देखा होगा तुमने जो सरियों को तोड़ दे, काट ही सके बस, ये तोड़ भी देगा कोई,
भाई कोई बहुत ज्यादा ही ताकतवर हुआ मोड़ देगा, तोड़ तो नहीं सकता। ये ऐसा करता है खींच के कहने लगे 2 भाग कर दिए तेरे। ऐसा तो नहीं होना का है, कौन कर सके? अच्छा मैं कभी बाहुबली का नाम ले रहा हूँ कि बाहुबली कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो ये है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे इसमें फटाफट क्रिस्टलीय ठोस में अगला पॉइंट। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस शार्प होते हैं, ठीक है। और उदाहरण लिखो उसके फटाफट क्रिस्टलीय ठोस के, इतनी सी डेफिनेशन बहुत है। उदाहरण में क्या लिख लेंगे भाई, जैसे कि सभी धातुएं, फटाफट लिख लो सभी धातुएं छोड़ के एक आदि को, कौन कौन सी को बता दो, कौन सी धातु है जिसे छोड़ना पड़ जा धातुओं में भी? मरकरी कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में हुए वो द्रव अवस्था में, मरकरी को छोड़कर इन बाकी तुम तो लिखो सभी धातुओं। और उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं भाई? सभी धातु और क्रिस्टलीय ठोस का एक आधा एग्जांपल। अरे दुनिया में ज्यादातर क्रिस्टलीय ठोस ही तो है। हीरा है, हीरा तो सीधा पनीर नहीं हो सकता, मतलब पट्टे की जो कितनी सतह प्राप्त होगी पनीर उस बात भी यार ठोस की बात ही कर लो, मतलब एक ठोस तो है वो, मेरी बात तू समझ नहीं रहा। हाँ हीरा है, हीरा ठोस है। हीरा भी है, हीरा ठोस है, ठीक है ना। प्लास्टिक ठोस है, प्लास्टिक ठोस है, हैं? हाँ पत्थर भी ठोस है, ठीक है ना। हाँ लिख लो यार, वो दिक्कत। लकड़ी भी ठोस है। हाँ जो जितने भी एग्जांपल आ रहे दिमाग में सारे लगा दो। वैसे धातु लिख लिया तुमने, इसमें डी ब्लॉक तत्व के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है नहीं, छोड़ के 2-3 को, इतने एग्जांपल हो जाएंगे, कॉपी से भर जाएगी पूरी। हाँ देख दिमाग में क्या है, पनीर। आगे लिखेंगे भाई। ओए भाई, अरे भाई के बुई करना तोड़ो भाई, ज्यादा हल करना बनो। अब अगले हेडिंग डाल देंगे एक क्रिस्टलीय ठोस। क्या डाल दी भाई? एक क्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण भी बनाऊंगा मैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते। एक क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु कैसे क्रम में लगे होंगे भाई? लघु प्रास क्रम है ना, या शॉर्ट रेंज ऑर्डर बताया था मैंने इंग्लिश में, लघु प्रास क्रम में लगे होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहली लाइन बताओ क्या लिखेंगे? एक क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु लघु प्रास क्रम में लगे होते हैं। पहली लाइन लिख लो फटाफट। क्या डाल ली भाई पहली लाइन? एक क्रिस्टलीय ठोस में हाँ परमाणु लघु प्रास क्रम में लगे होते हैं। लिखो इन्हें चाकू से काटने पर, चाकू वो है ना धारदार, चाकू से काटने पर इनकी सतह सपाट नहीं होती। सपाट समझिए, खुरदरी होती है, वैसे लिख लो इनकी सतह खुरदरी होती है। काटने पर इनकी सतह क्या होती है भाई? खुरदरी होती है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उदाहरण भी लिखी लोगे इसकी, ऐसी बात नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे मोम भी लिख सकते हो आप, कांच भी लिख सकते हो। लिख लिया था भाई? मोम हो गया या फिर क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है बस इतना ही रहने दो। अब हेडिंग डाल दो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण फटाफट। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया था, शायद 2017 में आया था मेरे हिसाब से। सुनो मेरी बात, वर्गीकरण हेडिंग डाल दो। डाल दी? एक क्वेश्चन आया था 2017 में, पता है क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन यह था क्रिस्टलीय तथा एक क्रिस्टलीय ठोस में कोई 4 अंतर लिखो। ये बताओ ईमानदारी से कौन कौन ऐसे बच्चे बैठे हैं जो इसमें और इसमें 4 अंतर लिख सकते हैं? अभी फिलहाल की स्थिति में है कि वे लिख देंगे अभी भी। एक तो चलो 3 अंतर कौन लिख देगा? 3 लिख सको? किसी से भी पूछो, एक एक पूछूंगा, तुम बताओ भाई एक अंतर पहला, बस एक बताना तुम्हें। हाँ कोई नहीं, अच्छा ठीक।
समतल, हाँ बिल्कुल सही। और यो खुरदरा, शाबाश, बैठ जाओ, एक हो गया। दूसरा तू बता भाई। चलो शाबाश, ये भी हो सकता है। हाँ अच्छा, एक तुम बताओ। अच्छा चलो, एक तुम भी बता दो भाई, इन्हीं में से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जो 4 रिपीट हो लिए। हाँ परमाणु, तुम भी बताओ। और बता दो यार, इन्हीं में से रिपीट कर दो या नया बता दो कोई अलग। वो बता दिया उसने। आसानी से तोड़ सके, यो भी पॉइंट है। इसे तोड़ नहीं सकते, इसे आसानी से तोड़ सके, ये भी एक पॉइंट है। क्या बात है, दिमाग तो एक से एक बैठे हैं यहाँ से हैं। हाँ नहीं सही है। और कोई बताना चाहेगा भाई, कोई अलग इन इन 5-6 पॉइंट से कोई अलग बताना चाहेगा? क्या बात, क्या बात, तेजस्वी लोग है वाकई में। वो भी हो जाएगा एक दिन, ये भी हो जाएगा। और कोई इसके अलावा? चलो चलो भाई, ये तो वही बात हो गई कि हमने अंतर करने को कहा कि भाई द्रव में और ठोस में एक अंतर कर दो, तो आपने उदाहरण दिया कि द्रव कभी ठोस नहीं हो सकता और ठोस कभी द्रव नहीं हो सकता, एक अंतर तो यो भी है। क्या बात है, फिलोसफी वाला सवाल दिया तुमने। हाँ तुम्हें तो नासा वाले ले जाएंगे पकड़ के कुछ दिनों में, ढूंढ रहे होंगे वे। अब आगे लिखो क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर, लिखना शुरू करेंगे। अंतर आणविक, हाँ, बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस बलों की, अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। नंबर 1 पहले होते हैं, नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर दूसरे होता है आयनिक ठोस, नंबर तीसरे होते हैं धात्विक ठोस, और नंबर चौथे हैं सहसंयोजक ठोस। हाँ पहले है आणविक, मैं एक वो बना रहा हूँ डायग्राम। इसमें से तो कुछ नहीं बनाना था, ये किसी को बनाना था क्या, ये वाला पोर्शन है ना? अगर बनाना होगा तो कहाँ बना लेंगे? हाँ ठीक है, इसलिए मैं मिटा रहा, मोबाइल तो सबके पास है ही। एक मिनट बस, मैं बोर्ड पे बना रहा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। तो भाई इसने बताया कि जो वर्गीकरण है क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस किसके आधार पर करा वर्गीकरण, एक बार बता सकते हो क्या? किस चीज के आधार पर बता रहा था? अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर होगा, है ना? ठीक है, तो 4 प्रकार का है। पहला डाल देगा नंबर 1 आणविक ठोस। ऐसे ये डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ साथ ही। आणविक ठोस मेरे साथ साथ बनाते रहो फटाफट। हाँ मैं एकदम मिटा दूंगा फिर। पहला आणविक ठोस है, दूसरा आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस, एंड तीसरा है आणविक, आयनिक, धात्विक, और नंबर चौथा है लास्ट, एंड दैट इज सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, दो नाम है इसके, सहसंयोजक या नेटवर्क नेटवर्क हाँ नेटवर्क ठोस।
ठीक है, ये 4 प्रकार के ठोस हैं। अब इसमें तुम्हें मैं थोड़ा सा और बता दूं, आणविक ठोस जो होगा ना, इसके खुद के 3 प्रकार हैं। यहाँ पर इसके प्रकार हैं, बस आणविक ठोस के मैं यहीं कहीं डायग्राम में बता देता हूँ आपको, क्योंकि तीनों पढ़ेंगे। इसका पहला प्रकार जो है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। जहांगीर को चढ़ा दो ऊपर। अब जो है इसमें नंबर 1 ये हो गया था अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 सा लिखो ध्रुवीय आणविक ठोस। यो डायग्राम बना दो है भाई, ध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर 3 है, नंबर C है, हाँ पहले वाले गए इसके नीचे ही नहीं आ रहा क्या? देखिए डायग्राम बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा, इसी के टाइप है बस। 3 है आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस प्रदर्शित नहीं करते ऐसे किसी से, कोई बात। ठीक है जी, ये हो गए A B C। बस अब हम इनकी डिस्कस करेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे। हाँ, इसके अंदर अब हेडिंग डलेगी ना। अब तुम्हारे पूरा एक यो फॉर्मेट सा याद हो जाना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं भाई? 4। आणविक है, आयनिक है, धात्विक है और सहसंयोजक है। फिर आणविक ठोस कितने प्रकार के हैं? 3। ठीक है, ये तो एकदम फटाफट होते चले जाएंगे, ज्यादा टाइम यू ही ले रहा। आणविक ठोस क्योंकि इसके कितने प्रकार हो गए? खुद के 3 प्रकार हो गए। तो आणविक ठोस में नंबर पहला हेडिंग डाल देंगे। अब ये डायग्राम बना लिया सबने? ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में पहले हेडिंग ये डाल देंगे, ये ध्रुवीय आणविक ठोस। ये मिटा रहा हूं मैं, सारा मिटा दो सब। ये ध्रुवीय आणविक ठोस डाल लो, बाकी सब मिटा दो। हाँ, अगर कोशिश कर सकता हो तो कर ले। उसी के तो प्रकार है, बस इसी में समझ में आ जाएंगे। 3 प्रकार उसी के। वैसे आणविक ठोस वो होता है जो अणुओं से बना होता है, अणुओं से, परमाणुओं से नहीं, अणुओं से। और अणु कैसे बनते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से। ठीक है, तो आणविक ठोस है। बाकी तो डायरेक्टली यही आएगा, जैसे अगर हेड क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में कि आणविक ठोस पर परिभाषा दो, तो तुम्हें सीधा लिखना आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं, A B C, और बस उनकी डेफिनेशन। तो पहला वाला क्या था भाई आपका? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में है भाई, सबसे पहले लिखो, इस प्रकार के अणुओं के बीच बनते हैं। लिखो, इस प्रकार के अणुओं से बनता है, ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार के अणुओं से बनता है जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। हाँ, जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है भाई? समान होती है। देखो, इनमें अणु एक हल्के से बल ब्रैकेट में लिखेंगे लंदन बल। हाँ जी, लंदन गए घूमने कभी? अच्छा, लंदन बल के द्वारा सम्मिलित होते हैं या जुड़े होते हैं, ऐसे लिख लो, के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण इसके, जैसा H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, I2 आयोडीन, इस तरीके। तो इसमें आप देख रहे होंगे परमाणु कैसे हैं? समान है, समान प्रकार के परमाणु हैं इनमें। कैसे प्रकार के परमाणु है भाई? समान प्रकार के परमाणु हैं। अब आप ये पूछोगे कि जी हाइड्रोजन तो गैस होवे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गैस होती है तो उस पर प्रेशर लगा के उसे लिक्विड में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है? लिक्विड। और लिक्विड को और ज्यादा प्रेशराइज्ड करके सॉलिड में भी बदला जा सकता है, मोर प्रेशर। ठीक है ना, गैस पे प्रेशर लगाया, लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड को और दबाव लगाया तो उसे ठोस या सॉलिड में बदल दिया, तो बदला जा सकता है। यानी कि अगर इसका सॉलिड फॉर्मेट है तो समान प्रकार के परमाणुओं से बना, और सॉलिड फॉर्मेट क्या कहलाएगा? अध्रुवीय आणविक ठोस। मतलब 2 परमाणुओं का जो सॉलिड क्रम होगा समान प्रकार के परमाणुओं का, उसे हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय
आणविक ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है भाई आपका H2I2, और अगर कोई करना चाहे तो Cl2 भी कर सकता है, अभी कर सकता है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगली हेडिंग कौन सी थी भाई, नंबर 2 क्या था इसमें, ए तो ये हो गया, हाँ बी डाल देंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। उदाहरण उतार लिया था क्या भैया? है भाई, चलो ध्रुवीय आणविक ठोस में लिखेंगे, डाल देते हेडिंग सबने, लिखो इस प्रकार के ठोस में, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, बंध हाँ सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, जो कि विपरीत प्रकार के परमाणुओं, जो कि विपरीत प्रकार के परमाणुओं में बनते हैं, जो कि विपरीत प्रकार के परमाणुओं में बनते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं आप विपरीत प्रकार के परमाणुओं में, जैसे मान लो HCl है, तो HCl जो है इसमें आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन जो होता है उसकी नेचर डेल पॉजिटिव, और क्लोरीन जो होता है उसकी नेचर क्या होता है, डेल नेगेटिव होती है। तो विपरीत प्रकार के परमाणु है या नहीं है, H और Cl विपरीत प्रकार के हो गए। ऐसे एक एग्जांपल SO2 भी ले सकते हैं आप, इसमें सल्फर की नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने की रहती है और ऑक्सीजन की नेचर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेने की रहती है, पता ही होगा। मैंने बताया था ना 3 एलिमेंट ऐसे हैं दुनिया में जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। पहले नंबर पे फ्लोरीन 4 होती है इसकी वैल्यू, ऑक्सीजन 3.6 के आसपास और नाइट्रोजन 3.4 के आसपास, ऐसे वैल्यू होती है, ठीक है। ये विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की अक्षमता। अब जो कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उस पर माइनस का आवेगा, प्लस का आवेगा, माइनस का आवेगा, ऐसी बात है। और जो इलेक्ट्रॉन को देवेगा उस पर प्लस का आवेगा। तो सल्फर की जो नेचर है, प्रकृति है, वो इलेक्ट्रॉन को देने की, और ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो यानी कि एक इनमें से प्लस की नेचर रखता है और एक माइनस। यहाँ पे मैंने डेल लगाया, चाहता तो मैं बस यूं कर देता प्लस, और चाहता था बस मैं यूं कर देता माइनस, लेकिन डेल क्यों लगाया, बता सके कोई क्यों लगाया? डेल ही क्यों लगाया, प्लस माइनस नहीं कर सकता? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई बता सकता, कोई नहीं। हाँ जी, प्रदर्शित होता है। और कोई? सहसंयोजक बंध, बहुत सही बता रहे हो आप, नजदीक पहुंच गए बहुत, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा कोई इधर से। सही वो बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आप बता ही नहीं पा रहे भाई। यो डेल खमाखाई में क्यों फालतू में एक वर्ड याद और करवाया, प्लस माइनस ही बतेरा था, नहीं पता। विपरीत प्रकार, विपरीत तो प्लस माइनस विपरीत है ही, प्लस अगर मैं हटाई दूं प्लस माइनस तो वो विपरीत ही हो जाएंगे, और कोई नहीं। डेल का मतलब ये है कि जो प्लस है ना, यू है नहीं, होगा। डेल का माइनस का मतलब ये है, यहाँ पे ये माइनस है नहीं, होगा, समझ गए? अभी नहीं है, होगा आने वाले समय में, जब इनका बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये बॉन्ड बनाना बीच में सहसंयोजी बंध, बीच में कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है। बराबर साझेदारी का मतलब है जब बंध बना था तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और एक इसने दिया था अपना, तो दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बंध बना साझे से बराबर। जैसे एक बिजनेस शुरू करा, 50,000 तू डाल, 50 में डाल लूंगा और खोल लेंगे हलवाई की दुकान दोनों भाई मिलके, ऐसे ही होता है नहीं होता है? फिर बाद में जिस पे मिठाइयाँ बनानी आवे वो उसे बताओ जाए, कहने रहा घट्टा हो रहा, घट्टा हो रहा, घट्टा हो रहा, और जब कुल मिला कहता है कहना चल तू निकल भाग। यानी कि ऐसा ही होगा, जब इनका साझा टूटेगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा ये वाला, तो ये अब कायदे से क्या होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाना चाहिए, इसके, और इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाना चाहिए, इसके। लेकिन ये उल्टा करे, ये क्या करेगा, क्लोरीन कहेगा यो भी मैं ही लेके जाऊंगा, तो इस पे तो आ जाएगा माइनस का, और फिर बेचारे पे कुछ रहना ही नहीं हो, कह देगा मेरे पे दिवालिया हो गया प्लस का।
कहना मेरे पे कुछ नहीं है, खत्म। ठीक है, तो जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? उल्टा सा हो रहा है वैसे तो। वैसे तुम सोचो कि ना भाई प्लस का मतलब तो आना चाहिए, माइनस का मतलब जाना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री है जरा दिमाग घुमाती है, उल्टा कर दिया। माइनस का मतलब आया और प्लस का मतलब गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डेल किस चीज को दिखाता है? होगा, फ्यूचर है वो है। हाँ, नहीं अंदाजा नहीं है, एग्जैक्ट फ्यूचर है। हाँ एग्जैक्ट, जब तेरा बच्चा होगा एग्जैक्ट फ्यूचर, अगर तेरा ब्याह होगा तो हो जाएगा, बच्ची भी हो सके। हाँ भाई, नोट कर लिया था भाई एग्जाम्पल सही? बस 2 एग्जाम्पल नोट करने थे, डेफिनेशन मैंने लिखवाई दी आपको। तीसरा लिखो, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरी हेडिंग क्या डाल देंगे? नंबर ए बी सी, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित दरअसल ये हो गया है कि ये आपको पता है ये 30% सिलेबस आपका क्या हो चुका है? हट चुका है। तो बीच बीच में से इनमें से बहुत सारे टॉपिक हटे हुए हैं। ठीक है नहीं? ठीक है, तो वो मैं अपना आप छोड़ दूंगा, आपको महसूस नहीं होने देना का। ठीक है नहीं, मतलब इंटरलिंक करता हुआ चलूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे सारा, बट मैं अपना आप छोड़ दूंगा जो चीज हटा होगा। ये डाल दिया भाई, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस नंबर सी, हेडिंग डाल दी। ठीक है, लिखो, इस प्रकार के आणविक ठोस इस प्रकार के आणविक ठोस केवल हाइड्रोजन तथा के आणविक ठोस केवल हाइड्रोजन तथा अन्य विद्युत ऋणात्मक, हाइड्रोजन तथा अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बनते हैं। हाँ, ऋणात्मक तत्वों के बीच बनते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच बनते हैं। देखो भाई जरा, पहला तो हाइड्रोजन है, बाकी कोई सा भी हो, बाकी सारे विद्युत ऋणात्मक बता रहा है। क्या बता रहा? विद्युत ऋणात्मक। जैसे एक ने कहा नहीं, क्लास में ऐसा होता है, तुम्हारे ध्यान होगा, कोई एक बच्चा दंगई हो, ज्यादा दंगई हो क्लास में, तो अब लड़ाई बजी, तो बच्चे क्या अंदाजा लगा रहेगा? कहने पहला तो वही होगा, दूसरा कोई भी हो सके। ठीक है नहीं, पहला उसी का नाम हो जाए, नहीं हो जाते एक आधे बंदे की छवि हो जाए, लड़ाई बजी, आप एज्यूम कर लो, अंदाजा लगा लो, कहने पहला तो वही होगा, दूसरा कोई भी हो सके। ठीक है नहीं, उसके साथ में लड़ने वाला, तो पहला तो क्या ही होगा? हाइड्रोजन ही होगा, बाकी दूसरा कोई भी हो सके इसके साथ में। और अभी विद्युत ऋणात्मक 3 तत्व बताए थे मैंने, कौन कौन से भाई? फोन बताया था अभी, फोन, FON, फोन, फोन याद रह जाएगा। हाँ, मेरे पिया है गए रंगून, वहां से आया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, वही वाला फोन है। ठीक है, FON, फोन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4, ऑक्सीजन की कितनी थी? 3.6, और नाइट्रोजन की 3.4। उतार लिया करो ये चीजें जो मैं बताया करो, बड़े काम की हो रहे हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता, तो जैसे सपोज दैट पहला तो हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन को हम फ्लोरीन के साथ में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? HF। और अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O नाम का यौगिक बनेगा। और अगर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ में जोड़ देंगे तो H3N, यानी कैसे कैसे करके दिखाते थे आप? NH3 बनता है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में जोड़ेगा तो HF, और ऑक्सीजन के साथ में जोड़ेगा तो H2O, और नाइट्रोजन के साथ में जोड़ेगा तो NH3। अब तुम कह रहे हो यहाँ तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, अगले में 2 जुड़े, अगले में 3 जुड़े। भाई इसकी 1 है वैलेंसी, इसकी 2 है, इसकी कितनी है? वैलेंसी के हिसाब से जिसकी 1 वैलेंसी उस पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा, जिसकी 2 वैलेंसी उस पर कितना जुड़ा, और जिसकी 3 वैलेंसी उस पर कितना जुड़ा? 3 वैलेंसी मतलब संयोजकता, संयोजकता मतलब जुड़ने की अक्षमता, जुड़ने की क्या है भाई? अक्षमता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अगर C भी होगा, लेकिन उसने अगला क्या कहा? विद्युत ऋणात्मक। C तो विद्युत ऋणात्मक नहीं है, C तो धूमधाम से विद्युत धनात्मक है। वो तो खुद इलेक्ट्रॉन देता फिर, बांटता फिर, कहना कोई आओ तो सही, 4 लियो बैठा में तो देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है
कि विद्युत ऋणात्मक। तो ये एग्जाम्पल है इनके। थ्योरी तो नहीं लिखवाई थी इसकी मैंने, लिखवा दी इसकी, कुछ लाइन में लिखवाया मैंने इसमें कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा विद्युत ऋणात्मक, कुछ ऐसा कुछ लिखवाया क्या? अरे यार हाँ तो यही तो भाई, और क्या पूछ रहा मैं, यही तो पूछ रहा बस। फिर ये बना दे फटाफट, HF H2O और NH3 एग्जाम्पल में। ये भाई वाह भाई वाह। H2O तो पता होगा इसका, इसका ठोस रूप किसी को पता है H2O का? कोई हाथ उठा लो, बस बोलना नहीं है, हाथ उठाओ। H2O का ठोस रूप, H2O का ठोस रूप जिसे पता हाथ उठाओ, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, जिसे पता। 1 2 3 4, शाबाश, चार को ही पता है H2O का ठोस रूप। जल का ठोस रूप चार को ही पता है सिर्फ, कमाल हो गया। पांचवा, चलो छठा, बोलना नहीं है, जबान से ना आ जा, बस जिसे पता चल जाए ना हाथ उठा लो। H2O जल होता है, उसका ठोस रूप। एक और उठा, अरे हाथ उठा ले, तुझे पता? ओ बस भाई इतने ही, तुम बताओ भाई। H2O का ठोस रूप पता नहीं, तुम बताओ, तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ भाई, तुम बताओ H2O का ठोस रूप, तुम बताओ। पता नहीं, अरे बोलना नहीं है किसी को भी, तुम बताओ, तुम बताओ। उन्होंने सही बताया गलत बताया? तुम बताओ, इन्होंने सही बताया गलत बताया भाई? पीले बनियान वाले सही बताया, तुम बताओ गलत बताया है। ठीक है, सही बताओ तुम। ठीक है, तुम बताओ। ये वाला शुष्क बर्फ, तुम बताओ। बर्फ या शुष्क बर्फ? शुष्क बर्फ, तुम बताओ। बर्फ है या शुष्क बर्फ है? अलग अलग चीजें हैं, बर्फ है ओनली, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ तो सीधी सी चीज है, देखो बर्फ चाहे शुष्क हो चाहे कुछ हो, बर्फ तो बर्फ है, ठीक है ना, ठोस है वो तो। अरे फ्रिज में से लियाओ निकाल के, ईंट का काम करेगा, ध्यान मारो किसी के फेंक के, ठीक है नहीं, आधे का काम करेगा नहीं करेगा? या बड़ा कोटरा ले आओ, कल ना आ जा या फिर जो है ना मार्केट से खरीद के ले आओ, वही सेम काम करेगा। बस फर्क इतना होगा कि वो थोड़ा घुल जाएगा जल्दी से, जो घर का बर्फ होगा, और वो घुलने का नहीं, लेकिन है तो ठोस ही वो भी। या भाई वो सिर में मारने से खून नहीं निकलता? अच्छा तो इसका जो है ना क्या होता है भाई, बर्फ, जिसे हम क्या कहते हैं, आइस। चलो हाँ, शुष्क पढ़ रहे हैं, डरा दिया लोगों को एकदम, सारों के दिमाग बदल दिए शुष्क तो कहना ये कोई नई तकनीक आ गई भाई। अगले हेडिंग डाल दो सारे, आयनिक ठोस। कोई बात नहीं, फटाफट इसे और कर लो। अब तो ये अगली तो ऐसी है, बस एक मिनट में हो जाएगी। जल में बदल जाए, 0 से ऊपर रख तो ही बदलना शुरू हो जा, ठीक है ना, 0 से ऊपर ले जा तो ही बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 0 से नीचे करते ही वो, ठीक है ना। 100 पे जाके क्या होगा, पूरा गलेगा। 100 पे जाके तो यार वो उड़ जाएगा, ठीक है नहीं, बाप बन जाएगी उसकी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा? अच्छा, या केल्विन कह रहा, क्योंकि अगर 100 केल्विन की बात करेगा ना तो मामला गड़बड़ आ जाएगा, फिर बहुत माइनस में चला जाएगा वो, क्योंकि आपको पता होगा 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो। हाँ अच्छा, एक चीज और वो करे, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी कुछ दिन, अभी अगले कल को पढ़ाऊंगा शायद, ये वाला सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो कल को मेरे बिल्कुल याद दिलवाइए ये वाला टॉपिक, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड, COLLED, सुपर कूल्ड लिक्विड। नहीं, अगर कल को मैं भूल गया, कल को जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं भूल गया ना तो मेरे याद दिलवाइयो कि ये बताओ मैं सुपर कूल्ड लिक्विड, लिख लो से ऊपर लिखो कॉपी के, बिल्कुल डाल दी सबने हेडिंग। बहुत खास चीज है, एक मूवी में आया था यो इसका कॉन्सेप्ट, हॉलीवुड की। आयनिक ठोस को आयनिक सॉलिड, ठीक है भाई। हाँ बस, कौन आयनिक ठोस, हिंदुस्तान आजाद है भाई, आयनिक ठोस। चलो आयनिक ठोस में लिखो, आयनिक ठोस, हाँ लिखो आयनिक ठोस विभिन्न प्रकार के, फटाफट लिखो इसमें, आयनिक ठोस विभिन्न प्रकार के धनायनों और ऋणायनों के, धनायनों और ऋणायनों के, धनायन और ऋणायन,
तो धनायनों और ऋणायनों के स्थिर विद्युत बल से बंधने पर स्थिर विद्युत बल से बंधने पर बनता है। बंधने पर बनता है। लिखो, ये ठोस कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये ठोस कठोर तथा भंगुर, कठोर और भंगुर भी कर सकते हैं, कठोर और भंगुर। मैं समझा रहा हूं अभी, भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर तो होंगे लेकिन भंगुर होंगे। भंगुर का मतलब ऐसे समझ लो, जब तुमने देखा होगा लोहे पे जंग लग जा, जंग आ जा पूरा खतरनाक तरीके से, तो आपने देखा होगा फिर टूट जाओ। अगर कोई पत्ती है बहुत ज्यादा जंग लग रहा है उस पर, तो टूट जा, वो भंगुर हो जा। हाँ, उसे भंगुर के देखा भी होगा आपने। अगर लोहा आप बेचने जाओ तो अगर लोहा सही है तो सही रेट में बिकता है, और अगर भंगुर हो जाए तो बिकता ही नहीं। देखिए तो भंगुर हो रहा भाई, तो हाँ मतलब भंगुर का मतलब समझिए टूट जाओ, बेकार हो जा, खत्म हो जा, ठीक है नहीं, ऑक्सीडाइज हो जाए एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, जंग जिस पे जंग लगा रहे बस ये समझ लो, ऐसा ठोस लोहा पदार्थ जिस पे क्या लगा रहे, जंग लगा रहे। और जंग भी ज्यादा मात्रा में लग जाए, बहुत, एक तो थोड़ी सी मात्रा में लग गया जो उतर भी जाएगा, एक है कि अगर उस जंग को उतारोगे तो बचना ही कुछ नहीं, वो जंग ये दिख रहा बस पूरी तरीके से, ठीक है ना, वो भंगुर होता है। ठीक है, ठीक है। भंगुर का मतलब और तुम्हें बताऊं मैं एक तरीके से, समझ लो जैसे कोई चीज खड़ी दिख रही तुम्हें बिल्कुल सही की सही, तुमने उसे जो है ना हल्का सा हाथ लगाया और वो बिखर गई, ठीक है, तो तो भंगुर ही हो रहा था, बिल्कुल अंदर से खत्म ही हो रहा था, ठीक है नहीं, तो अंदर से खत्म। भंगुर का मतलब क्या हो गया, अंदर से खत्म। अब वो वाला खत्म ना मानियो, खत्म मतलब, ठीक है, एक वो सभी खत्म हो तो अंदर से खत्म। तो हाँ, इसके एग्जाम्पल जो है क्या है भाई, ये ठोस अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं। आगे और लिख लो उसमें, भंगुर प्रकृति का होता है, आगे लिखो उसमें, ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी मतलब समझ गए, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। हाँ, करंट नहीं बहेगा इनमें, ठीक है ना। हाँ, विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी। रुकिए भाई, पहले पूरा तो करो। आगे लिखो, इनके गलनांक और कवतनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और कवतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक और कवतनांक उच्च होते हैं, उच्च, हाई, ऊंचे है भाई। दो चार तो बच्चे हैं उच्च कुल के, ब्राह्मण, कौशिक, अच्छा उच्च कुल के हैं भाई। कोई नहीं, मैं बड़ी वीडियो में ना, मेरे वास्ते ही रही। अब यहाँ तक के हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखो, इन्हें जल में घोलने पर ये विद्युत का संचालन करते हैं। अगर इन्हें जल में घोल लेंगे तो विद्युत का क्या कर देंगे भाई, ये संचालन कर देंगे। इन्हें जल में घोलने पर ये विद्युत का क्या करते हैं भाई, संचालन करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई भाई। हाँ, इसका एक उदाहरण लिखेंगे KCl और एक लिख लेंगे NaCl। क्या क्या लिख लिया भाई उदाहरण, KCl NaCl। छुट्टी आज की, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ आपका। कल हम भाग 2 में बात करेंगे, ठीक है नहीं, इसमें बात करेंगे भाग 2, चैप्टर 1 भाग 2। एक दिन में जो भी पढ़ाया गया उसे पार्ट 1 मानना करो, ठीक है ना। बस डायलॉग क्या हमारे, ठीक है नहीं, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, चलो भाई, आज इब्राहिम के कहने पे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दियो, अगर चैनल वीडियो बढ़िया बन रही हो तो बंद कर दो।